नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एएसपी हिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे इतिहास दर्शन व इतिहास लेखन के कुछ महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज, जिनकी हमने पिछले दिनों में 2 क्लासेज लगाई थी, कल और परसों। आज इसके हम क्लास 3 जो है शुरू करने वाले हैं। कल की और परसों की दोनों ही क्लास में हमने 50-50 प्रश्न किए थे, जो अलग अलग एग्ज़ाम्स में जो आ रखे थे, जिसमें अधिकतर नेट और जेआरएफ के एग्ज़ाम के और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा की थी। आज की क्लास में भी हम इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज़ के बारे में और चर्चा करेंगे। आज की क्लास में भी 50 प्रश्न ही रहने वाले हैं इतिहास दर्शन और इतिहास लेखन को लेकर। आप में से अगर पीछे की 2 क्लासेस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो दोनों क्लासेस अवश्य देखना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। करते हम आज की क्लास को शुरू। आज क्लास नंबर 3 है। 2 क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। तो आज की क्लास का पहला जो प्रश्न है आपके सामने रहा स्क्रीन पर। पहला प्रश्न जो है ये कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिनके अंदर कुछ पुस्तकों के नाम और लेखकों के नाम है, जिनमें से हमें बताना है कि कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। सबसे पहला भारतीय संघर्ष जो पुस्तक है यह सुभाष चंद्र बोस के ऊपर लिखी गई है। सुभाष चंद्र बोस की है भारतीय संघर्ष, तो बिल्कुल सही है। दूसरा भारतीय सामंतवाद जो आर.एस. शर्मा की है, तो दूसरा ऑप्शन भी इसका सही है। तीसरा है उत्तरी भारत में शहरी राष्ट्रवाद। उत्तरी भारत में शहरी राष्ट्रवाद पर लिखने वाले सर जी.एस. सरदेसाई बिल्कुल नहीं थे। जी.एस. सरदेसाई, जिनका पूरा नाम गोविंद सखाराम सरदेसाई था। गोविंद सखाराम सरदेसाई जो है, जी.एस. देसाई जो है, ये मुख्यतः मराठा इतिहास के बारे में मराठाओं के इतिहास लिखने के बारे में जाने जाते हैं। तो इन्होंने उत्तरी भारत के बारे में नहीं बल्कि मराठा इतिहास के विशेषज्ञ थे। तो उत्तरी भारत के बारे में इन्होंने किसी भी प्रकार का इतिहास नहीं लिखा था। तो उत्तरी भारत में शहरी राष्ट्रवाद के बारे में नहीं लिखा। 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। 4 नंबर ऑप्शन है ए.आर. देसाई। ए.आर. देसाई, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि पर लिखा था। भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि पर ए.आर. देसाई के द्वारा लिखा गया। तो 4 नंबर ऑप्शन भी इसका सही होगा। हमें इसमें पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 3 नंबर जो ऑप्शन है, 3 नंबर ऑप्शन इसका सुमेलित नहीं होगा, यानी 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। अगला इसका प्रश्न नंबर 2 हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि सबाल्टर्न स्कूल का एक विशिष्ट कथन प्रोज ऑफ काउंटर इमरजेंसी, प्रोज ऑफ काउंटर इमरजेंसी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया। सबाल्टर्न स्कूल का एक विशिष्ट कथन है प्रोज ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी। यह किसके द्वारा लिखा गया था, तो यह लिखा गया था रणजीत गुहा के द्वारा। 3 नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ग्रामसी के युद्ध स्थिति की तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना किसने की थी। ग्रामसी के युद्ध की स्थिति की तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना किसने की थी, तो यह तुलना किसके द्वारा की गई थी। ग्रामसी है, इन्होंने भी जेल में प्रिजन नोटबुक लिखी थी। जेल के अंदर इन्होंने जो प्रिजन नोटबुक लिखी थी, प्रिजन नोट जो इनके द्वारा लिखी गई थी, तो इनकी तुलना जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से किसने की थी, तो यह की थी विपिन चंद्र के द्वारा। विपिन चंद्र 2 नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि उपयोगितावाद का मान्य अग्रणी नेता कौन था। उपयोगितावाद का मान्य अग्रणी नेता कौन था। उपयोगितावाद का अग्रणी नेता के बारे में अगर बात आएगी तो वे थे बेंथम, जेरेमी बेंथम। 2 नंबर ऑप्शन जेरेमी बेंथम की पुस्तक है शासन पर कुछ विचार। जेरेमी बेंथम की पुस्तक का नाम है शासन पर कुछ विचार, जो 1776 के अंदर प्रकाशित हुई थी। शासन पर कुछ विचार नाम से जो इनकी पुस्तक है 1776 के अंदर है जो यह प्रकाशित की गई थी। इस बात का भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी कुछ पुस्तकों के नाम दे रखे हैं और उनके लेखकों के नाम दे रखे हैं, जिनमें से हमें बताना है कि इसमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। सबसे पहले नंबर पर पुस्तक दे रखी है जो है मैरीटाइम इंडिया इन दी 17th सेंचुरी।
मैरीटाइम इंडिया इन दी 70th सेंचुरी जो एस सरत्नम की है, बिल्कुल पहला ऑप्शन सही है। दूसरी है दी डच ईस्ट इंडिया एंड द इकोनॉमी ऑफ बंगाल। दी डच ईस्ट इंडिया एंड द इकोनॉमी ऑफ बंगाल है जो ओम प्रकाश के द्वारा लिखी गई, यह बात भी बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन भी इसका सत्य है। तीसरा इंडियन मर्चेंट एंड यूरेशियन ट्रेड। इंडियन मर्चेंट्स एंड यूरेशियन जो ट्रेड है, यह पुस्तक के एन चौधरी के द्वारा नहीं बल्कि स्टेफन फ्रेडरिक के द्वारा लिखी गई थी। स्टेफन फ्रेडरिक ने जो ये स्टेफन फ्रेडरिक की कृति है, स्टेफन फ्रेडरिक की रचना है, तो यह जो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, के एन चौधरी की नहीं है। और चौथी है पुर्तगीज ट्रेड विद इंडिया इन दी 16th सेंचुरी जो के एस मैथ्यू की है, तो 4 नंबर ऑप्शन भी इसका सही होगा। इसमें एसोमेलित पूछा गया तो एसोमेलित इसका 3 नंबर हो जाएगा। इंडियन मर्चेंट एंड यूरेशियन ट्रेड जो स्टेफन फ्रेडरिक की रचना है। अगला प्रश्न है कि द हिस्ट्रीज हेरोडोट्स ने लिखी थी। द हिस्ट्रीज जो हेरोडोट्स ने लिखी थी, बिल्कुल सही बात है। हिस्ट्रीज व एनल्स नामक ग्रंथों का लेखक कौन था? द हिस्ट्रीज तो हेरोडोट्स ने लिखी थी, लेकिन हिस्ट्रीज किसने लिखी थी? द हिस्ट्रीज हेरोडोट्स के द्वारा लिखी गई थी, लेकिन हिस्ट्रीज जो है यह टेसिटस के द्वारा लिखी गई थी। हिस्ट्रीज और एनल्स जो है यह टेसिटस के द्वारा लिखी गई थी, तो टेसिटस की होगी हिस्ट्रीज और एनल्स। द हिस्ट्रीज जो हेरोडोट्स की होगी। इसके अलावा जो जेनोफोन है, इनकी भी पुस्तक है, वो है हिस्ट्री ऑफ 10,000। हिस्ट्री ऑफ 10,000, हिस्ट्री ऑफ 10,000 जो जेनोफोन की पुस्तक है। और इसके अलावा चौथे नंबर पर है लिवी, इनकी भी एक पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ रोम। हिस्ट्री ऑफ रोम है जो लिवी की पुस्तक है। तो हमें यहाँ पूछा था हिस्ट्रीज और एनल्स, तो हिस्ट्रीज और एनल्स जो है यह टेसिटस की पुस्तक होगी, तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि इतिहास केवल विज्ञान है, न इससे कुछ कम और न इससे अधिक? इतिहास केवल विज्ञान है, न इससे कम और न इससे अधिक, तो यह बात की गई थी जेबी बारी के द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है समग्र इतिहास टोटल हिस्ट्री की संकल्पना किसने प्रचारित की? समग्र इतिहास की रचना किसने प्रचारित की थी? समग्र इतिहास की रचना या टोटल हिस्ट्री की संकल्पना किसके द्वारा प्रचारित की गई थी? तो यह की गई थी मार्क ब्लॉक के द्वारा। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ईसाई लेखन से संबंध नहीं है? निम्नलिखित में से इनमें से कौन है जो ईसाई लेखन से संबंधित नहीं है? ईसाई लेखन से इसमें से कौन कौन से संबंधित नहीं है? तो ईसाई लेखन की लेखकों की अगर बात आए, ईसाई लेखन के प्रमुख इतिहासकारों की अगर बात आए, तो उसमें यूसीबियस का नाम आता है। यूसीबियस के अलावा ऑगस्टस का नाम आता है, बसवे का नाम आता है, जूलियन का नाम आता है, बीड का नाम आता है, ओरोसियस का नाम आता है। ये सभी ईसाई इतिहास लेखन के प्रमुख इतिहासकार थे। लेकिन सेंट सिमो जो ईसाई इतिहास लेखन से संबंधित नहीं थे, तो इसका जो राइट आंसर होगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी इतिहास की ईसाई दृष्टि की विशेषताएं हैं? ईसाई दृष्टि की विशेषताएं इसमें से पूछिए कौन कौन सी विशेषताएं जो ईसाई दृष्टि की विशेषताएं। ईसाई लेखन जो है इसके अनुसार घटनाएं जो है मानवीय प्रयासों का नहीं बल्कि दैवीय या नियति का परिणाम है। यह जो ईसाई दृष्टिकोण जो है, ईसाई दृष्टिकोण है, यह जो घटनाएं जो भी घटनाएं घटित हुई है, इसे मानवीय प्रयास नहीं बल्कि दैवीय या नियति का जो परिणाम मानते हैं, या दैवीय या फिर नियति का परिणाम मानते हैं। तो पहला इसमें ऑप्शन है कि यह इतिहास की सार्वभौमता में विश्वास करती है। ईसाई दृष्टिकोण है जो इतिहास के सार्वभौमता में विश्वास करते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि दैवीय योजना इसका अभिन्न अंग है, तो इन्होंने दैवीय योजना को ही अभिन्न अंग माना है, मानवीय प्रयासों को नहीं, तो दूसरा ऑप्शन भी सत्य है। यह परल्य को स्वीकार करती है, अगर दैवीय योजना को मानेंगे तो परल्य को भी स्वीकार किया, तो तीसरा ऑप्शन भी सत्य है। 2 नगरों के अस्तित्व में विकास करती है। 2 नगरों के अस्तित्व में विश्वास इनकी विशिष्टता, तो बिल्कुल सही है। 2 नगर सिटी ऑफ गॉड और सिटी ऑफ वर्ल्ड, सिटी ऑफ गॉड और सिटी ऑफ वर्ल्ड, इन 2 नगरों में इनकी विश्वास है। तो बिल्कुल इसके चारों ही ऑप्शन सही होंगे। 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन विषयों पर इब्न खालदून ने अपने ग्रंथ मुकदमा में विचार किया?
कौन से विषयों पर, निम्नलिखित में से किन विषयों पर है जो इब्न खालदून ने अपने ग्रंथ मुकदमा में विचार किया। जो मुकदमा जो ग्रंथ है यह इतिहास दर्शन के संबंध में लिखा गया है। मुकदमा जो है यह इतिहास दर्शन के संबंध में जो लिखा गया है, इतिहास दर्शन से संबंधित है। इसमें किन किन जो विषयों पर इन्होंने विचार किया, ऐतिहासिक विधि पर, भूगोल पर, धर्म पर, समाज और राज्य पर। तो बिल्कुल ये चारों ही ऑप्शन इसके सही होंगे। इब्न खालदून ही पहले इतिहासकार थे जिन्होंने बताया था कि इतिहास पर जो भौगोलिक परिस्थितियों का भी प्रभाव रहता है, तो उन्होंने भूगोल को माना। इतिहास ऐतिहासिक विधि का प्रयोग हुआ। धर्म, समाज और राज्य ऑलरेडी इतिहास का हिस्सा है। तो भूगोल जो भौगोलिक परिस्थितियाँ जो इतिहास पर भौगोलिक परिस्थितियाँ भी प्रभाव डालती है, यह बताने वाले जो पहले इतिहासकार थे वो इब्न खालदून ही थे। तो इसके चारों ही ऑप्शन सही होंगे। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि इब्न खालदून की पुस्तक किताब उल इबार में 3 पुस्तकें समाहित है, पहली पुस्तक में विवेच्य है। यह प्रश्न शायद हमने पहली क्लास में भी किया था, अभी दोबारा रिपीटेड है, कोई ना। इब्न खालदून की जो पुस्तक है किताब उल इबार जो है यह 3 पुस्तकों में समाहित है। तो इसमें से हमें पूछा है कि पहली पुस्तक में इसका क्या विवेच्य दिया गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, अरबों का इतिहास, सभ्यता, लेखक के निजी जीवन का इतिहास या फिर सामाजिक इतिहास। तो अरबों का जो इतिहास है यह इनकी दूसरी पुस्तक में जो 3 पुस्तकें जो समाहित है इस किताब इल इबार के अंदर, इसके जो दूसरी पुस्तक है, इस दूसरी पुस्तक का हिस्सा है अरबों का इतिहास, जिसके अंदर मध्य एशिया से लेकर इटली तक के राज्यों का, राष्ट्रों का हमें इतिहास इसमें जानने को मिलता है। इसकी जो पहली किताब है, पहली जो पुस्तक है, इसके अंदर सभ्यताओं का ब्यौरा दिया गया है, सभ्यताओं के मूल तत्वों की इसमें बात की गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 2 नंबर होगा। और जो तीसरी किताब है उसमें लेखक के अपने मगरिब का जो ब्यौरा किया गया है। तो इसमें पहली किताब के बारे में पूछा है, तो पहली किताब में जो सभ्यताओं का है, सभ्यता के अलावा उनके मूलभूत तत्वों का जो ब्यौरा दिया गया है। तो 2 नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इतिहास लेखन में किस परंपरा के माध्यम से मूल स्रोतों के आलोचनात्मक परीक्षण की शुरुआत हुई है। इतिहास लेखन में किस परंपरा के माध्यम से, कौन सी परंपरा के माध्यम से मूल स्रोतों के आलोचनात्मक परीक्षण की शुरुआत हुई है, कौन सी परंपरा से हुई है। तो यह हुई है इतिहास लेखन में बर्लिन क्रांति से। इतिहास लेखन में बर्लिन क्रांति किसके द्वारा लाई गई, रांके के द्वारा जो बर्लिन क्रांति शुरुआत की गई, जिसी के द्वारा मूल स्रोतों के आलोचनात्मक परीक्षण की जो शुरुआत की गई। तो 3 नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि आरजी कोलिंगवुड के इतिहास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। आरजी कोलिंगवुड के इतिहास सिद्धांत से संबंधित यहाँ पर 5 कथन दे रखे हैं। इन 5 कथनों में से बताना है कि कौन कौन से कथन इसमें से सत्य है। सबसे पहला है कि समस्त इतिहास घटनाओं की प्रक्रिया का इतिहास है। समस्त इतिहास घटनाओं की प्रक्रिया का इतिहास है। पूरे इतिहास को घटनाओं की प्रक्रिया, हालांकि इतिहास के अंदर घटनाओं की प्रक्रिया, लेकिन समस्त इतिहास सिर्फ घटनाओं की ही प्रक्रिया का है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन इसका सही नहीं होगा। दूसरा है कि इतिहास व्यक्तियों के उद्देश्यपरक कार्यों से संबंधित है। व्यक्तियों के उद्देश्यपरक कार्यों से भी संबंधित है, बिल्कुल सही है। तीसरा है कि इतिहासकार की विधि किसी जासूस की विधि के समान है। इतिहासकार की विधि किसी जासूस की विधि के समान है। तो तीसरा ऑप्शन भी इसका सत्य होगा। चौथा है कि इतिहास का लेखन इतिहासकार के मस्तिष्क में अतीत के कार्यकर्ताओं, लोगों के विचारों की पुनः अधिनियमों के माध्यम से होता है। और 5 ऑप्शन है कि उनका इतिहास दर्शन चरम इतिहासवाद के रूप में निरूपित किया गया है। तो ई नंबर ऑप्शन भी इसका सही होगा। पहला इसका गलत होगा, बी सी डी और ई। 1 नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित किस विचारक ने द न्यू इंस्ट्रूमेंट की रचना की और एवं कहा कि ज्ञान ही शक्ति है। कौन से विचारक ने द न्यू इंस्ट्रूमेंट की रचना की एवं कहा कि ज्ञान ही शक्ति है। किसके द्वारा कहा गया था। तो यह कहा गया था फ्रांसीसी बेकन के द्वारा। 3 नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर है द न्यू इंस्ट्रूमेंट, या फिर हम कहे नोवम ऑर्गन।
नोवम आर्गन के नाम से भी इसे जाना गया, जो 1620 के अंदर इसे प्रकाशित हुआ था। इसके अंदर वैज्ञानिक प्रणाली के विकास पर जो विवरण दिया गया था। तो वैज्ञानिक प्रणाली के विकास का विवरण इसके अंदर हमें मिलता है, जो फ्रांसीसी बेकन के द्वारा दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। 2 सूचियां दे रखे हैं, इनको हमें सम्मिलित करना है। पुस्तकों के नाम और पुस्तकारों के या ग्रंथकारों के लेखकों के नाम दे रखे हैं। सबसे पहली पुस्तक है पीपुल ऑफ द अर्थ, दूसरे होमोडियस, तीसरे पीसिंग टुगेदर द पास्ट और चौथे नंबर पर द कल्चर हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इन चारों पुस्तकों को हमें सम्मिलित करना है। सबसे पहले नंबर पर जो है पीपुल ऑफ द इंडिया, पीपुल ऑफ द जो इंडिया, यह पहली जो पुस्तक है यह ब्रियन एम फेगन की है। ब्रियम एम फेगन की पुस्तक है पीपुल ऑफ द अर्थ। दूसरे नंबर पर जो है होमोडियस है जो युवाल एन हरारी के होमोडियस। तीसरे नंबर पर इसमें पिसिंग टुगेदर द पास्ट है जो यह वी गॉर्डन चाइल्ड की पुस्तक है। और चौथे नंबर पर है ए कल्चर हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो पुस्तक है ये ए.एल. वोसम की है। तो पहले में 2, दूसरे में 3, तीसरे में 4 और चौथे में 1 नंबर हो जाएगा। 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4 और 1, 2 नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किसी नई संस्कृति को समझने एवं उससे अपनाने हेतु साम्राज्यिक सभ्यता में विविध प्रकार के वर्णित लोगों से प्राप्त हुए बहुत से योगदानों को समाविष्ट किया जा सकता है। नई संस्कृति को समझने एवं उसे अपनाने हेतु साम्राज्यिक सभ्यता में विविध प्रकार के वर्णित लोगों से प्राप्त हुए बहुत से योगदानों को समाविष्ट किया जा सकता है। यह बात जो किसके द्वारा कही गई थी? तो यह बात कही गई थी युवाल नो हरारी के द्वारा। युवाल नो हरारी जो इजराइल के इतिहासकार थे, इनके द्वारा यह बात कही गई। जो इजराइल में ही ये यरूशलेम विश्वविद्यालय, यरूशलेम के हिब्रू विश्वविद्यालय में इतिहास के ये प्रोफेसर थे। हिब्रू का जो विश्वविद्यालय है, हिब्रू विश्वविद्यालय में ये इतिहास विभाग के प्रोफेसर रहे थे। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो मानव जाति का संक्षिप्त इतिहास नाम से जो आती है, सैपियंस नाम से जो इनकी पुस्तक है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। आप अभी पढ़ना, इसे अमेजोन पर आपको मिल जाएगी। सैपियंस मानव जाति का संक्षिप्त इतिहास नाम से जो पुस्तक है। तो 4 नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था यदि इतिहास हमें कोई सबक सिखाता है तो वह है कि कोई ऐतिहासिक सबक नहीं है। यदि इतिहास हमें कोई सबक सिखाता है तो वह है कि कोई ऐतिहासिक सबक नहीं है। यह जो बात है किसके द्वारा की गई? किसने कहा था कि यदि इतिहास हमें कोई सबक सिखाता है तो वह है कि इतिहास कोई सबक नहीं है। तो यह जो बात की गई थी लुसियन फेब के द्वारा की गई थी। लुसियन फेब जो फ्रांसीसी इतिहासकार थे और इसके अलावा एनल्स ऑफ हिस्टोरिकल थॉट थे, इसके संस्थापक भी रहे थे। लुसियन फेब जो फ्रांसीसी इतिहासकार थे और इसके अलावा जो एनल्स स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल थॉट है, एनल्स स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल थॉट के जो सह संस्थापक रहे थे, इन्हीं के द्वारा कहा गया था कि यदि इतिहास हमें कोई सबक सिखाता है तो वह है कि कोई ऐतिहासिक सबक नहीं है। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 2 सूचियां दे रखी है, दोनों सूचियों को मिलान करना है। इसके अंदर भी पुस्तकें और लेखकों के नाम है। पुस्तकें और लेखकों के नाम के बहुत सारे प्रश्न हैं जो आते हैं, ये सम्मिलित करने वाले या फिर कौन सा सम्मिलित है कौन सा सम्मिलित नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो आप अभी अंत समय में एक जो लिस्ट में या एक क्लास और ले लूँगा जिसके अंदर सभी पुस्तकों के नाम, पुस्तकों और लेखकों के नाम, सभी पुस्तकों का संकलन एक अलग से वीडियो और बना दूंगा, वो आप आराम से देख लेना। अब मैं पुस्तकों के लेखकों के नाम जरूर याद करके जाना। सबसे पहली जो इसमें पुस्तक दे रखी है तज़किरातुल वाक़ियात, दूसरे नंबर है तबक़ात अकबरी, तीसरे नंबर पर है मुंतका उत तवारीख और चौथे नंबर है
तोहफे अकबर शाही। इन चारों पुस्तकों का हमें मिलान करना है। तो सबसे पहले नंबर पर जो लेखक का नाम है, रचनाकार का नाम है, ग्रंथकार का नाम है, वो है निज़ामुद्दीन अहमद। निज़ामुद्दीन अहमद की जो इसमें पुस्तक है वो है तबकात अकबरी। तबकात अकबरी जो है यह निज़ामुद्दीन अहमद की है। दूसरे नंबर पर है अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी के मुंतखा उत त्वारिक। तीसरे नंबर पर है अब्बास सरवानी। अब्बास सरवानी की पुस्तक है तोहफे अकबर शाही। और चौथे नंबर पर है जोहर आफ्ताबसी। जोहर आफ्ताबसी जो है इनकी पुस्तक है तज़किरातुल वाक़ियात। तो इसमें 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4 और 1, 2 नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि यूरोप केंद्रित या यूरोसेंट्रिज्म विचार या विश्वास को निम्नलिखित में से किसने चुनौती दी। यूरोप केंद्रित विचारों को निम्नलिखित में से किसने जो चुनौती दी थी, तो यह दी गई थी स्पेंगलर के द्वारा, ऑसवाल्ड स्पेंगलर। 1 नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम वैज्ञानिक इतिहास लेखन का श्रेय दिया जाता है। वैज्ञानिक इतिहास लेखन का श्रेय सबसे पहले किसे दिया जाता है। इतिहास लेखन का जो श्रेय है, सबसे पहले जो इतिहास लिखा गया था या फिर हिस्ट्री शब्द की जो हम उत्पत्ति मानते हैं, हिस्ट्री इतिहास नाम से जो पुस्तक लिखी थी वो सबसे पहले हेरोडोट्स ने लिखी थी। तो इतिहास के जनक हेरोडोट्स है। लेकिन अगर वैज्ञानिक इतिहास लेखन की बात की जाए, वैज्ञानिक इतिहास लेखन की अगर जनक की बात की जाए तो वो होंगे थ्यूसिडाइसिस। तो इतिहास के जनक हेरोडोट्स है। वैज्ञानिक इतिहास के अगर जनक पूछेंगे तो होंगे थ्यूसिडाइसिस। तो 2 नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि संत ऑगस्टस की सुप्रसिद्ध रचना है। संत ऑगस्टस की सुप्रसिद्ध रचना इसमें से कौन सी है। सिटी ऑफ गॉड, सिटी ऑफ गॉड ऑन अर्थ, सिटी ऑफ गॉड अराइज ऑन अर्थ, या फिर जर्नी ऑफ मैन टू द सिटी ऑफ गॉड। तो सिटी ऑफ गॉड है, ये तो कॉमन नाम आ गया। इनमें से कौन सी प्रसिद्ध है, तो इनमें पहली ही होगी सिटी ऑफ गॉड। 1 नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। संत ऑगस्टस ऑगस्टाइन जो ईसाई और यहूदी परंपरा से जुड़े हुए इतिहासकार थे। ईसाई यहूदी परंपरा से जुड़े इतिहासकार ये माने जाते हैं। ईसाई यहूदी परंपरा से जुड़े इतिहासकार थे। सिटी ऑफ गॉड जो ये लिखने का तात्पर्य या इसके अंदर जो बात की गई थी वो ईसाई धर्म पर लगे जो आरोप थे, उन आरोपों के खंडन के लिए यह पुस्तक जो इनके द्वारा लिखी गई थी। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि इस्लामी इतिहास लेखन की निम्नलिखित विशेषताओं के संबंध में विचार कीजिए व सही कथनों का चयन कीजिए। इस्लामी इतिहास लेखन की निम्नलिखित विशेषताओं के संबंध में विचार कीजिए। इस्लामी इतिहास लेखन की कुछ विशेषताएं दे रखी है, इनमें से बताना कौन कौन से कथन है जो इस्लाम इतिहास लेखन से संबंधित सही है। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि इस्लाम इतिहास लेखन के 2 भाग है। इस्लाम पूर्व एवं इस्लाम के बाद के समग्र का इतिहास। इस्लाम इतिहास के 2 भाग है, एक इस्लाम के पूर्व का इतिहास और एक इस्लाम के काल या इस्लाम के बाद का समग्र इतिहास। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा कि इस्लाम से पूर्व इतिहास लेखन में वंशावलियाँ लिखी जाती थी। इस्लाम से पूर्व इतिहास लेखन में वंशावलियाँ लिखी जाती थी, बिल्कुल सही है। तीसरा कि इस्लाम से पूर्व इस पर यूनान, रोम में ईसाई इतिहास लेखन का प्रभाव नहीं था। इस्लाम से पूर्व जो इन पर यूनान, रोम में ईसाई इतिहास लेखन का कोई प्रभाव नहीं था, बिल्कुल नहीं था। इस्लाम से पूर्व इसमें वैज्ञानिकता, आलोचनात्मकता आदि नहीं थी। वैज्ञानिकता जो है यह पुनर्जागरण के काल के बाद में वैज्ञानिकता जो इतिहास लेखन का हिस्सा बना था। तो इस्लाम से पहले यानी कि प्राचीन काल में वैज्ञानिकता जो इतिहास लेखन का हिस्सा नहीं था। तो 4 नंबर ऑप्शन भी है जो इसका सही होगा। तो इसमें चारों ही ऑप्शन सही रहने वाले हैं, 1, 2, 3 और 4। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने कहा कि इतिहासकार का कार्य यह है कि जैसा वास्तव में था वैसा ही प्रस्तुत करे। जैसा वास्तव में था वैसा ही प्रस्तुत करे, यह बात कौन से इतिहासकार के द्वारा की गई, तो यह बात की गई थी रांके के द्वारा, एल वॉन रांके। 3 नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट होगा। इतिहास में जैसा था वैसा ही प्रस्तुत करे। अगला प्रश्न है कि आधुनिकोत्तर इतिहास लेखन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
आधुनिकोत्तर इतिहास लेखन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। सबसे पहला है कि अतीत को परिलक्षित करने वाले स्रोत हमेशा किसी अन्य के दृष्टिकोण से लिखित होते हैं। अतीत को परिलक्षित करने वाले स्रोत हमेशा किसी अन्य के दृष्टिकोण से लिखित होते हैं। दूसरा कि इतिहास लेखन के लिए कार्य कारण संबंध तथा कालानुक्रमण आवश्यक है। कार्य कारण संबंध और कालानुक्रमण जो है यह आधुनिकोत्तर इतिहास लेखन की विशेषता नहीं है। जो पारंपरिक जो इतिहास लेखन होता था उसमें घटनाओं को एक कालक्रम में प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन जो आधुनिक काल के बाद का आधुनिक काल का जो इतिहास लिखा गया, जो इतिहासकार थे इन्होंने इसे रैखिक दृष्टिकोण माना था, रैखिक दृष्टिकोण से लिखा गया था। तो कालक्रम में प्रस्तुत जो किया जाता था वो पारंपरिक या जो प्राचीन इतिहास लेखन की परंपरा थी वो थी, आधुनिकोत्तर इतिहास लेखन की परंपरा नहीं थी। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। तीसरा कि इतिहास लेखन में अनुक्रमिक काल के विचार को छोड़ा जा सकता है। और चौथा है कि ऐतिहासिक स्रोतों के स्थायी तथा अपरिवर्तनीय अर्थ नहीं होते, स्थायी तथा अपरिवर्तनीय अर्थ नहीं होते। तो 4 नंबर ऑप्शन भी इसका सही होगा। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, तो 2 नंबर ऑप्शन, 2 नंबर जो ऑप्शन है जो इसका गलत होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी कृति हिस्ट्री एंड ट्रोपोलॉजी, किसने अपनी कृति हिस्ट्री एंड ट्रोपोलॉजी, इसका पूरा नाम हिस्ट्री एंड ट्रोपोलॉजी द राइज एंड फॉल ऑफ मेटफोर है। हिस्ट्री एंड ट्रोपोलॉजी द राइज एंड फॉल ऑफ मेटफोर है। इसके अंदर जो सामान्यतः ऐतिहासिक और आधुनिकतावाद के मध्यम मार्ग को आगे बढ़ाया, जिसमें उन्होंने इसे आमूल परिवर्तनकारी ऐतिहासिकवाद के रूप में माना है। तो कौन थे जिन्होंने अपनी कृति हिस्ट्री एंड टोपोलॉजी में सामान्यतः ऐतिहासिकतावाद और आधुनिकतावाद के मध्यम मार्ग को आगे बढ़ाया, जिसमें उन्होंने इस आमूल परिवर्तनकारी ऐतिहासिकतावाद के रूप में माना है। तो यह सीधा सा इसमें डायरेक्ट यही पूछा गया कि यह जो कृति है किसके, जो बुक है हिस्ट्री एंड ट्रोपोलॉजी द राइज एंड फॉल ऑफ मेटफोर, तो यह फ्रैंक एंकम्ब्रिथ की है। तो इसमें 2 नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2 सूचियां दे रखे हैं, इन दोनों सूचियों को हमें सुमेलित करना है। इसी के अंदर भी कुछ पुस्तकें दे रखे हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ दे रखे हैं और इतिहासकारों के नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है द हिस्ट्री ऑफ द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, दूसरे नंबर पर है फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री, तीसरे नंबर पर है द स्पिरिट ऑफ द लॉज और चौथे नंबर पर है लेटर्स ऑन एजुकेशन। तो इनमें यह पुस्तकें किन किन की है, तो पहली जो पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, यह जो पुस्तक है यह पुस्तक है गिबन की। तो पहला एक में ए होगा। दूसरे नंबर पर है फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री जो वॉल्टेयर की है, तो बे में 2 होगा। तीसरे नंबर पर द स्पिरिट ऑफ द लॉज, द स्पिरिट ऑफ द लॉज जो मॉन्टेस्क्यू की है, इसमें मॉन्टेस्क्यू टाइप नहीं हो रखा, मॉन्टेस्क्यू की जो है द स्पिरिट ऑफ लॉज, तो तीसरा भी इसके अंदर सम्मिलित होगा। और 4 नंबर पर कैथरीन मैकाले, इनकी लेटर्स ऑन एजुकेशन है, तो द में 4 होगा। तो इसमें चारों ही सही सम्मिलित है, 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4, 4 नंबर ऑप्शन में आ रहा है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बोर्डिलार्ड के लिए उत्तर आधुनिकता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता थी। बोर्डिलार्ड के लिए उत्तर आधुनिकता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इसमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता अनुरूपण थी। बोर्डिलार्ड के लिए जो आधुनिक समाज जो है वो समाज के वस्तुओं के उत्पादन और उपभाग के लिए उपभाग के इर्द गिर्द संगठित है, जबकि जो उत्तर आधुनिकतावाद है, उत्तर आधुनिक जो समाज है वो अनुकरण और छवियों के इर्द गिर्द है। आधुनिक समाज जो वस्तुओं के उत्पादन और उपभाग के इर्द गिर्द है, वहीं जो उत्तर आधुनिक है यह जो अनुकरण और छवियों के इर्द गिर्द है। तो इसमें उत्तर आधुनिकता की पूछी गई, तो उत्तर आधुनिकता जो अनुरूपण का और छवियों के इर्द गिर्द है जो माना जाएगा। तो 4 नंबर ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि उपयोगितावाद के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? उपयोगितावाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो जे.एस. मिल, जे.एस. मिल। 2 नंबर जो ऑप्शन है 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि हेरोडोट्स का जन्म कहाँ हुआ था? हेरोडोट्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो हेरोडोट्स का जो जन्म हुआ था हेलिकार्नासस के अंदर, 1 नंबर ऑप्शन। हेरोडोट्स जिनका संस्कृत में नाम हरिदत्त है, इनका संस्कृत अगर नाम की हम बात करें संस्कृत नाम,
तो इनका जो संस्कृत नाम है, संस्कृत नाम इनका हरिदत्त है। हेरोडोटस का नाम संस्कृत नाम क्या है? हरिदत्त, जिन्होंने द हिस्टोरी का नाम से जो ग्रंथ लिखा था, इतिहास के जनक इन्हें कहा जाता है। इनका जन्म हमें पूछा है तो हेलिकार्नास में हुआ, 1 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि उत्तर आधुनिक इतिहास लेखन के विषय में गलत कथन बताइए। उत्तर आधुनिक इतिहास लेखन के अंदर गलत कथन बताना है, कौन सा कथन इसमें से गलत कथन है? तो सबसे पहला कि यह इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठता का खंडन करता है। उत्तर आधुनिक इतिहास लेखन जो है वस्तुनिष्ठता का खंडन करता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कि यह इस पूर्व मान्यता का भी खंडन करता है कि ऐतिहासिक सत्य जैसा कुछ होता है और इतिहासकार उसे स्थापित कर सकते हैं। पूर्व मान्यता का भी खंडन किया है कि ऐतिहासिक सत्य जैसा कुछ होता है और इतिहासकार उसे स्थापित करता है, बिल्कुल यह बात भी सत्य है। तीसरा कि यह इतिहास को अर्थों की संभावनाओं को खोजने के लिए एक पाठ की तरह देखता है। इतिहास को अर्थों की संभावनाओं को खोजने के लिए एक पाठ की तरह देखता है, तो तीसरा ऑप्शन भी सत्य है। चौथा कि इस धारणा का खंडन करता है कि सभी ऐतिहासिक आख्यान अंततः अतीत विषयक सिद्धांत ही होते हैं, अतीत विषयक सिद्धांत ही होते हैं, तो यह बात इसका गलत है। क्योंकि जो मिशेल फूको है, मिशेल फूको ने लिखा है कि भूतकाल को वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ही देखना चाहिए। इतिहास एक प्रत्यक्षीकरण ज्ञान है जो भूतकाल को जो उसके वर्तमान पर प्रभावी अधिकार से वंचित करता है। तो भूतकाल को जो उसके वर्तमान के प्रभावी अधिकार से वंचित करता है, तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत माना जाएगा। जो इसमें पूछा था गलत कथन कौन सा है, तो गलत कथन इसका 4 नंबर होगा। अगला प्रश्न है कि टोयनबी के इतिहास लेखन, टोयनबी के इतिहास दर्शन विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य है? टोयनबी के इतिहास दर्शन विषयक जो कथन है, इनमें से 4 कथनों में से कौन सा कथन इसमें से असत्य कथन है वो बताना है। पहला कि टोयनबी का सभ्यताओं के उत्थान और पतन का सिद्धांत उनकी चुनौती और प्रत्युत्तर की अवधारणा पर आधारित है। सभ्यताओं के उत्थान और पतन का जो सिद्धांत है उनकी चुनौती और प्रत्युत्तर की अवधारणा पर आधारित है, बिल्कुल सही है। दूसरा कि टोयनबी की समस्याओं की उत्पत्ति में पर्यावरण कारकों का योगदान है, पर्यावरण कारकों का योगदान इसमें माना गया है। तो सभ्यताओं की जो उत्पत्ति के जो का कारक है, इनमें पर्यावरण कारकों को का जो पर्यावरण कारक है उनको इसकी उत्पत्ति में योगदान नहीं माना है। सभ्यताओं की उत्पत्ति के जो कारक है, इसमें गतिहीन समाज से गतिशील समाज की तरफ यात्रा का इसमें कहा गया है। सक्रिय अल्पसंख्यक वर्ग को इसमें योगदान माना है, तो पर्यावरण कारकों का इसमें योगदान नहीं माना है। 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा कि सभ्यताओं का विकास सृजनात्मक अल्पसंख्यक वर्ग के नेतृत्व पर निर्भर करता है। सभ्यता का विकास है जो अल्पसंख्यक वर्ग के नेतृत्व पर जो निर्भर करता है, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन सही है। सभ्यता का विकास तब अवरुद्ध हो जाता है जब सृजनात्मक अल्पसंख्यक वर्ग शक्तिशाली अल्पसंख्यक वर्ग में रूपांतरित हो जाता है, तो चौथा ऑप्शन भी इसके अंदर सही है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। पर्यावरण कारकों का योगदान इसमें नहीं माना गया, गलत कथन पूछा था, 2 नंबर इसमें होगा। अगला प्रश्न है, 2 सूचियां दे रखे हैं, इन सूचियों को मिलान करना है। कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ और इतिहासकारों के नाम दे रखे हैं जिन्हें हमें सम्मिलित करना है। सबसे पहले नंबर पर है ए कल्चर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दूसरे नंबर पर है चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिज टाइगर, तीसरे नंबर पर है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल और चौथे नंबर पर है द स्क्वायर एंड द सर्कल ऑफ इंडियन आर्ट्स। इन्हें हमें सम्मिलित करना है। तो सबसे पहले नंबर पर जो एच.सी. रायचौधरी का जो उसमें ग्रंथ है वो है द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल, ये एच.सी. रायचौधरी का है। दूसरे नंबर पर है ए.एल. वोसम, तो ए.एल. वोसम का ए कल्चर हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। तीसरे नंबर पर है आर.के. मुखर्जी, इनका चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिज टाइगर है। और चौथे नंबर पर है कपिला वात्स्यायन, तो इनका है द स्क्वायर एंड द सर्कल ऑफ इंडियन आर्ट्स। तो इसके अंदर 3, 1, 2 और 4, 3, 1, 2 और 4 नंबर जो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इसमें भी सूचियां दे रखी है, इन सूचियों को सम्मिलित करना है। सबसे पहला भारतीय प्राचीन लिपिमाला, दूसरे नंबर पर वीर विनोद ग्रंथ किसका है, तीसरे नंबर पर रासमाला और चौथे नंबर पर है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये आप सभी को पता होगा, कर्नल जेम्स टोड का है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। जी.एच. ओझा का जो इसमें यह प्राचीन भारतीय प्राचीन माला के बारे में लिखा। तीसरे नंबर पर है श्यामल दास, तो श्यामल दास का वीर विनोद और चौथे नंबर पर है ए.के. फोबर्स का रासमाला। ए.के. फोबर्स का जो रासमाला होगा, तो इसके अंदर 4, 1, 2 और 3, 4, 1, 2 और 3
4, 1, 2 और 3। अच्छा, इसमें दो दो का टाइप हो गया। 4, 1, 2 और 3, दो नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी इतिहासकार नहीं थे? इनमें से कौन है जो मार्क्सवादी इतिहासकार नहीं थे? मार्क्सवादी इतिहासकार इसमें से कौन नहीं थे? आर.एस. शर्मा, डी.एन. झा, अनिल शील या फिर के.एन. पणिकर। तो मार्क्सवादी इतिहासकार जो है आर शर्मा मार्क्सवादी इतिहासकार थे, डी.एन. झा भी मार्क्सवादी इतिहासकार थे, के.एम. पणिकर भी मार्क्सवादी इतिहासकार थे। अनिल शील जो है यह मार्क्सवादी इतिहासकार नहीं थे, बल्कि यह कैम्ब्रिज समुदाय से जुड़े हुए थे। तो यह कौन से समुदाय से जुड़े हुए थे? कैम्ब्रिज समुदाय। कैम्ब्रिज समुदाय से जुड़े हुए थे, मार्क्सवादी इतिहासकार नहीं थे। तो 3 नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मार्क्सवादी इतिहासकारों के अनुसार समाज को समझने की प्राथमिक सीढ़ी क्या है? मार्क्सवादी इतिहासकारों के अनुसार समाज को समझने की प्राथमिक सीढ़ी इसमें से इन्होंने क्या बताई थी? मार्क्सवादी इतिहासकार जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा के अनुरूप जो इन्होंने इतिहास लेखन जो किया था, कार्ल मार्क्स से जो जुड़े थे, कार्ल मार्क्स की विचारधारा के जो अनुसार जिन्होंने इतिहास लेखन किया, उन्हें मार्क्सवादी इतिहासकार कहा जाता है। तो इनका जो इनके अनुसार समाज को समझने के प्राथमिक सीढ़ी क्या मानी थी? तो इन्होंने माना था उत्पादन पद्धति को। उत्पादन पद्धति को जो समाज को समझने की प्रथम सीढ़ी माना था। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी इतिहासकार नहीं है? इनमें से कौन से मार्क्सवादी इतिहासकार नहीं है? ए.पी. थॉम्पसन मार्क्सवादी इतिहासकार है, क्रिस्टोफर हिल भी मार्क्सवादी इतिहासकार है, एरिक हॉब्सबॉम भी मार्क्सवादी इतिहासकार है, यूरेगन हैबरमॉस जो है यह मार्क्सवादी इतिहासकार नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि किसने यह कहा था? किसने यह कहा था कि काल्पनिक कृतियों के रूप में इतिहासकार की कृति और उपन्यासकार की कृति भिन्न नहीं होती? किसने कहा था कि काल्पनिक कृतियों के रूप में इतिहासकार की कृति, काल्पनिक कृतियों के रूप में इतिहासकार की कृति और उपन्यासकार की कृति भिन्न नहीं होती है? जहां भिन्न होते हैं वह यह है कि इतिहासकार के वर्णन का अर्थ सच होने से है। अगर भिन्न होगा तो वो सच होगा। अगर कल्पना काल्पनिक कृति है, कल्पना की हुई है, तो इतिहासकार की कृति और उपन्यास की कृति भिन्न नहीं होगी। यह बात किसके द्वारा की गई थी? तो यह बात की गई थी आर.जी. कॉलिंगवुड के द्वारा। आर.जी. कॉलिंगवुड जो अंग्रेजी दार्शनिक थे, इतिहासकार भी थे और पुरातात्वविद भी थे। यह दार्शनिक भी थे, दार्शनिक थे, इतिहासकार थे और इतिहासकार के साथ साथ जो पुरातत्वविद भी थे। इन्होंने यह बात जो कही थी। कॉलिंगवुड की पुस्तक जो है द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, इसी के अंदर इस बात का जो उल्लेख किया गया था। द आइडिया ऑफ हिस्ट्री जो पुस्तक है, द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, द आइडिया ऑफ हिस्ट्री जो पुस्तक है, इसी पुस्तक के अंदर इस बात का जो उल्लेख किया गया था कि काल्पनिक कृतियों के रूप में इतिहासकार की कृति और उपन्यासकार की कृति भिन्न नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मध्यकाल के दौरान तारीख या त्वारीख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है? मध्यकाल के दौरान तारीख या त्वारीख के संदर्भ में कौन कौन से कथन इसमें से सत्य हैं? पहला कि ये दरबारी इतिवर्त होते थे। दूसरा ऑप्शन है कि बाबर नामा रोजनाम से यानी कि डायरिया पर आधारित नहीं थे। डायरियों पर आधारित नहीं थे, तो बिल्कुल डायरियों पर आधारित था नहीं था, यानी कि यह गलत हो गया। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। तीसरा ऑप्शन है कि फारसी परंपरा राजतंत्रीय संस्थाओं से प्रभावित नहीं थी। फारसी परंपरा राजतंत्रीय संस्थाओं से प्रभावित, बिल्कुल राजतंत्रीय संस्थाओं से प्रभावित थी। 3 नंबर ऑप्शन भी इसका गलत होगा। चौथा है कि वे स्मारक उपक्रम थे, वह स्मारक उपक्रम थे जिसने पुस्तक लेखन के लिए इतिहास लेखन को केंद्रीय विषय बनाया। वे स्मारक उपक्रम थे जिसने पुस्तक लेखन के लिए इतिहास लेखन को केंद्रीय विषय बनाया था, बिल्कुल सही है। और 5वां यह नंबर है कि यह पैटर्न सल्जुक साम्राज्य के इतिहास द्वारा प्रभावित था, 5 नंबर, यानी कि यह नंबर भी इसमें सही होगा। तो इसमें ब और स इसका गलत है, ए द और यह, ए द और यह 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि इंडोलॉजिस्ट इतिहासकारों का योगदान है। इंडोलॉजिस्ट इतिहासकारों का योगदान इसमें क्या है? भारत में ब्रिटिश राज की उपयोगिता बताई, प्राचीन भारत में गौरव का वर्णन किया, आधुनिक भारतीय इतिहास में महिलाओं की स्थितियों पर चर्चा की, या फिर आधुनिक भारत में दलित मुद्दों पर चर्चा की। इंडोलॉजिस्ट इतिहासकार है, इनका जो योगदान क्या रहा था? तो इनका योगदान रहा था प्राचीन भारत में गौरव का वर्णन करना। प्राचीन भारत में
गौरव का वर्णन करना, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। यद्यपि इनका जो उद्देश्य था यह ब्रिटिश साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करना था, ब्रिटिश साम्राज्य को जो स्थायित्व प्रदान करना था, लेकिन इसके लिए इनको प्राचीन भारत के बारे में जानना था, तो इन्होंने प्राचीन भारत के गौरव का वर्णन किया था। ब्रिटिश साम्राज्य को स्थायित्व देने के लिए इन्होंने प्राचीन भारतीय गौरव को जाना था, ब्रिटिश साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए किया था, लेकिन क्या प्राचीन भारतीय गौरव का वर्णन था, तो 2 नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्राच्यवादी इतिहासकारों के प्रखर आलोचक कौन थे? प्राच्यवादी इतिहासकारों के प्रखर आलोचक कौन थे? उपयोगितावादी, साम्राज्यवादी, उपाश्रय या फिर राष्ट्रवादी? प्राच्यवादी इतिहासकारों के प्रखर आलोचक कौन थे? तो प्रखर जो आलोचक थे वो थे साम्राज्यवादी। साम्राज्यवादियों ने ही प्राच्य जो वादी थे, इनके प्राचीन भारत को जो महिमा मंडन जो करते थे, इनका इन्होंने कटु आलोचना की थी। जो प्राचीन भारत की जो प्राच्यवादी थे या प्राचीन भारत का जो महिमा मंडन कर रहे थे, इनकी उन्होंने कटु आलोचना की थी। तो 2 नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। साम्राज्यवादी जो प्राच्यवादी इतिहासकारों के प्रखर आलोचक रहे थे। अगला प्रश्न है कि प्राच्यवादियों द्वारा प्रस्तुत विवादास्पद अवधारणा क्या थी? प्राच्यवादियों द्वारा प्रस्तुत विवादास्पद अवधारणा क्या थी? तो वह थी भाषा प्रजाति संबंधी, 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार इतिहास के उपनिवेशवादी संप्रदाय से संबंध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार है जो इतिहास के उपनिवेशवादी संप्रदाय से संबंधित नहीं है? उपनिवेशवादी संप्रदाय से कौन सा इतिहासकार इसमें संबंधित नहीं है? तो जेम्स मिल, डी.ए. वॉसब्रुक और गॉर्डन, ये तीनों जो उपनिवेशवादी संप्रदाय से संबंधित है, लेकिन एडवर्ड सईद इससे संबंधित नहीं थे। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि यह कथन किसने लिखा था? किसने लिखा था कि पूरा इतिहास विचारों का इतिहास है? पूरा इतिहास विचारों का इतिहास है, यह बात किसके द्वारा की गई थी? तो यह बात की गई थी आर.जी. कॉलिंगवुड के द्वारा, 2 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक लेखन में व्याख्या के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? ऐतिहासिक लेखन में व्याख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो इसमें से सही कथन है? कौन कौन से कथन इसमें से सही होंगे? तो सबसे पहला कि ऐतिहासिक पद्धति के आवश्यक चरण के रूप में व्याख्या का स्थान आलोचना तथा उद्घाटन से परे जान पड़ता है। ऐतिहासिक पद्धति के आवश्यक चरण के रूप में व्याख्या का जो स्थान है यह आलोचना या उद्घटना से परे जान पड़ता है। तो यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐतिहासिक व्याख्या जो प्राय किसी घटना के यथार्थ स्वरूप का ही प्रस्तुतिकरण होती है। तो व्याख्या जो यह किसी घटना के यथार्थ स्वरूप का ही प्रस्तुत करती है और यथार्थ स्वरूप का ही प्रस्तुतिकरण देती है। तो इन घटनाओं से परे नहीं हो सकती। तो पहला ही ए नंबर ही इसका गलत होगा। हमें इसमें से सही कथन पूछे हैं तो दूसरे के विवेचनात्मक निर्णय के लिए यह जानना जितनी बड़ी चुनौती है कि किसी दस्तावेज का क्या अर्थ है, उतनी ही बड़ी यह भी है कि उसे कब और किसने लिखा और क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है। विवेचनात्मक निर्णय के लिए यह जानना जितनी बड़ी चुनौती है कि किसी दस्तावेज का क्या अर्थ है, उतनी ही बड़ी यह भी है कि उसे कब और किसने लिखा और क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है। तो बिल्कुल यह बात ऐतिहासिक लेखन के व्याख्या में सही है। तीसरा ऑप्शन इसमें दे रखा है कि ऐतिहासिक आंकड़ों का साहित्यिक प्रतिपादन बहुत हद तक इस बात से निर्धारित होता है कि कोई उसकी व्याख्या कैसे करता है। तो 6 नंबर भी इसका सही होगा। तथ्यात्मक व्याख्या का संबंध दस्तावेज तथ्यों से होता है, शब्दों से नहीं। तथ्यात्मक व्याख्या का जो संबंध है यह दस्तावेज के तथ्यों से होगा, उसके शब्दों से नहीं होगा। तो 2 नंबर ऑप्शन भी इसमें सही होगा। तो बे से और द यानी कि इसका 3 नंबर जो ऑप्शन है यह इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास लेखन की मार्क्सवादी विचारधारा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय इतिहास लेखन की मार्क्सवादी विचारधारा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय इतिहास लेखन की मार्क्सवादी विचारधारा के बारे में 4 कथन दे रखे हैं। मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित कथन है। तो पहला कि जहां तक राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन का संबंध है, जहां तक राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन का संबंध है, आर.पाम दत्त, ई.आर. देसाई ने इस विचारधारा की आधारशिला रखी, लेकिन अनेक अन्य ने बाद के कई वर्षों में इसको विकसित किया था। तो इनकी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन का संबंध है, इनकी जो आधारशिला, इनके विचार की आधारशिला जो रखी थी यह आर.पाम दत्त और
AR देसाई ने रखी, लेकिन अनेक अन्य बाद में इसे भी विकसित किया था। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। वे राष्ट्रीय आंदोलन को एक संरचनात्मक बुजुर्ग आंदोलन के रूप में देखने को प्रवृत्त होते थे। दूसरा ऑप्शन भी सत्य है। तीसरा ऑप्शन है कि वे राष्ट्रीय आंदोलन की वर्गीय प्रकृति की व्याख्या उसके संघर्ष के रूपों, उसके रणनीतिक रूप से पीछे हटने और समझौते के अर्थ में करते थे। तीसरा ऑप्शन भी सत्य है। चौथा है कि उनका मानना था कि वित्तीय संसाधनों तक पहुंच राष्ट्रीय राजनीति के पथ और दिशा को प्रभावित करने की सक्षमता को निर्धारित नहीं करती। वित्तीय संसाधनों की जो पहुंच है राष्ट्रीय राजनीति के पथ और दिशा को प्रभावित करने की सक्षमता को निर्धारित नहीं करती। यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसको निर्धारित जो करती है वित्तीय संसाधनों की जो पहुंच है, यह वित्तीय संसाधनों की पहुंच राष्ट्रीय राजनीति के पथ और दिशा को प्रभावित करने में की सक्षमता को जो निर्धारित करती है, इसमें नहीं करती दे रखा, इसलिए 4 नंबर जो ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के लेखन के प्रति साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारतीय इतिहास लेखन के प्रति जो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से संबंधित यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं। तो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से संबंधित इसमें से 4 कथनों में से बताना है कौन सा कथन है जो गलत है, यानी कि सही नहीं है। सबसे पहले कि साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का सर्वप्रथम आविर्भाव वायसराय के आधिकारिक घोषणाओं में हुआ और विचरोल, रोलर समिति और बर्नी लोवट के द्वारा विश्वासोत्पादक ढंग से प्रस्तुत किया गया। साम्राज्यवादी जो दृष्टिकोण का सर्वप्रथम जो आविर्भाव हुआ यह वायसराय की आधिकारिक घोषणाओं में हुआ था और इसके पश्चात विचरोल, रोलर समिति और बर्नी लोवट के द्वारा विश्वासोत्पादक ढंग से प्रस्तुत किया गया। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के बारे में। दूसरा कि इसका सर्वप्रथम सिद्धांतिकरण 1940 में ब्रूस टी मैक्यूली के द्वारा किया गया था और इसके उदार संस्करण को रेजिनोल्ड कोपलैंड और पेसियल स्पीर ने अंगीकार किया था। तो दूसरा ऑप्शन भी इसका सत्य है। तीसरा कि इसके रूढ़िगत संस्करण को अधिक स्पष्ट और अधिक आकर्षक 1968 के बाद जॉन गेलाघर और अनिल सील के द्वारा बनाया गया था। तीसरा ऑप्शन भी सत्य है। चौथा कि साम्राज्यवादी लेखकों का मानना था कि भारत राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया में है। साम्राज्यवादी जो लेखक है इनका मानना भारत एक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में यह बात बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि यह इन्होंने जो साम्राज्यवादी जो लेखक है इन्होंने यह मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया था कि भारत राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में बिल्कुल भी नहीं है। तो मानने की प्रक्रिया में यह बात इसकी गलत होगी, इस बात से इन्होंने इनकार किया था। तो इसमें गलत कथन बताना था। 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रबोधनकालीन दार्शनिकों में से कौन इस समूह से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित प्रबोधनकालीन दार्शनिकों में से कौन है जो इस समूह से संबंधित नहीं है। तो एडमंड बर्ग जो प्रबोधनकालीन दार्शनिकों में से नहीं है। इसके अलावा डेनिस डिड्रोट, एडवन गिब्बन और डेविड ह्यूम, ये तीनों ये जो प्रबोधनकालीन दार्शनिक रहे थे। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न एक कथन और दूसरा उसका कारण दे रखा है ए और बी, इनमें से हमें बताना है कौन कौन सा सही है। सबसे पहला कि प्रबुद्धकालीन इतिहासवेताओं ने सामाजिक व्यवहार और रीति रिवाजों का विश्लेषण किया। प्रबुद्धकालीन इतिहासवेदाओं ने सामाजिक व्यवहार और रीति रिवाजों का विश्लेषण किया था, बात बिल्कुल सही है। दूसरा कि उनके प्रयासों से संवैधानिक और सामाजिक इतिहास को उन्होंने आधार बनाया। उनके प्रयासों से संवैधानिक और सामाजिक इतिहास को उन्होंने आधार बनाया था। तो बी नंबर भी इसका सही होगा। ए और बी दोनों सही है और ए की सही व्याख्या बी है। तो इसका जो 1 नंबर ऑप्शन है, 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मार्क ब्लॉक के द्वारा लिखी गई थी। इसमें से कौन सी पुस्तक है जो मार्क ब्लॉक के द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक के बारे में कल ही आपको बताया गया था मैंने कि कौन सी पुस्तक है मार्क ब्लॉक की। तो सबसे पहली जो पुस्तक है द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री जो पुस्तक है यह निकोलाई बर्डेव की पुस्तक है। निकोलाई बर्डेव की पुस्तक है द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। दूसरे नंबर पर द हिस्टोरियंस क्राफ्ट जो यह मार्क ब्लॉक की पुस्तक है। तीसरे नंबर पर जो पुस्तक है द क्रिटिकल हिस्टोरियन है जो यह किटसन क्लार्क की पुस्तक है। किटसन क्लार्क की पुस्तक है द
क्रिटिकल हिस्टोरियन। और चौथे नंबर पर जो पुस्तक है द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, द आइडिया ऑफ हिस्ट्री जो पुस्तक है, यह पुस्तक कॉलिंगवुड की पुस्तक है। द आइडिया ऑफ हिस्ट्री जो कॉलिंगवुड की पुस्तक है। तो इसमें से हमें पूछा गया था मार्क ब्लो की पुस्तक, तो वह होगी द हिस्टोरियन क्राफ्ट। 2 नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के 50 प्रश्न जिनके बारे में हमने चर्चा की। आज तक 3 क्लासों में हमने टोटल 150 प्रश्न जो हमने कर लिए इतिहास, दर्शन और लेखन को लेकर। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सार्थक सिद्ध हुए होंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। हम कल मिलते हैं, कल की क्लास, कल यानी कि 4 दिसंबर को, आज 3 दिसंबर है, कल 4 दिसंबर को हमारी क्लास होगी। कल की क्लास में हम लगभग 55 प्रश्न करने वाले हैं और इसी के साथ ही एक बार हम इन 4 क्लासों के साथ ही इस सेशन को समाप्त करेंगे। लगभग 200 से अधिक प्रश्न हो जाएंगे। उसके पश्चात 1 या 2 क्लास और अपलोड करेंगे, जिसके अंदर हम जो प्रमुख जो पुस्तकें जो हैं इतिहास लेखन से संबंधित, इतिहास दर्शन से संबंधित प्रमुख इतिहासकारों की जो पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों का एक वीडियो और बनाएंगे ताकि वो भी आपके लिए एक रिवीजन के तौर पर सिद्ध हो। तो ये 4-5 क्लासेस हमारे इतिहास दर्शन व लेखन की सीरीज से जुड़ी रहने वाली है। 7 दिसंबर को आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का 3rd पेपर का एग्ज़ाम है, आप अच्छे से देना। 10 दिसंबर को इतिहास का पेपर है, वो भी आप अच्छे से देना। तो आप सभी को शुभकामनाएं। मिलते हैं कल की क्लास में इतिहास दर्शन व लेखन के PIQs की 4थी क्लास के अंदर। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद।